मैथ बाय आशीष में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी ज़बरदस्त हो रही होगी। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह है 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 मॉडल सेट वन का हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न कुछ लिए हैं जो मॉडल सेट वन से लिए हैं। इसे आज हम लोग समझेंगे और क्लियर करेंगे। और ये जो मॉडल सेट होते हैं परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और जो 2024 के मॉडल सेट हैं इसीलिए आज हम लोग कुछ प्रश्नों को लिए हैं और अच्छे से समझेंगे, ताकि परीक्षा में आने वाली प्रश्नों को अच्छा से बनाने में और समझ के लिखने में अच्छा से नंबर भी मिलेगा। और जो ये दिक्कतें आएंगी उसे भी हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा जो आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, उत्खनन से आप क्या समझते हैं? देखिए उत्खनन होता क्या है, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है किसी पुराने टीले की खुदाई कर पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल की जाती है। इसमें से प्राचीन कालीन पुरावशेष जैसे अभिलेख, मूर्तियाँ, सिक्के, भवन अवशेष आदि पाए जाते हैं। इसी के आधार पर इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता उसका काल का निर्धारित करता है। सबसे पहले देखिए उत्खनन किसे कहते हैं? उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी पुराने टीले, उत्खनन उसे कहते हैं जो किसी पुराने टीले या फिर कोई अन्य सभ्यता को खुदाई करके जो उससे मिलने वाली चीज़ें, जो जानकारी हासिल की जाती है उसे हम लोग उत्खनन कहते हैं। उत्खनन जैसे पुरानी सभ्यता को खोद के निकालना, जैसे पुरानी वस्तुओं को खोद के निकालना, उससे जो हासिल होते हैं जानकारी उसे हम लोग उत्खनन कहते हैं। इसमें प्राचीन काल पुराविशेष जैसे अभिलेख मिलना, मूर्तियाँ, सिक्के, भवन अवशेष आदि पाए जाते हैं उसे हम लोग उत्खनन कहते हैं। उत्खनन इसी के आधार पर इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता उनका काल निर्धारित करता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, इसी के आधार पर। देखिए इतिहासकार होते हैं, जो पुरातत्ववेत्ता जो पूरा वस्तुओं को जो तत्व होते हैं उस जो इतिहासकार जो उत्खनन करते हैं उस पुरातत्ववेत्ता उस काल का निर्धारित करता है। मतलब कौन सा कब था ये सभ्यता, कौन सा टाइम का था, उस सभ्यता को यह निर्धारित करता है, उस काल को यह निर्धारित करता है। तो आशा है कि ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न में हम लोग का है, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या समझते हैं? हड़प्पा लिपि क्या होता था? हड़प्पा लिपि के बारे में सबसे पहले समझते हैं, हड़प्पा लिपि था क्या? हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि था। भाव चित्रात्मक लिपि थी मतलब देखिए भाव चित्रात्मक, देखिए वहाँ पे था ना एक सिंग वाला गेंडा, उस लिपि में मोहर में था एक सिंग वाला गेंडा। चित्रात्मक था ना, हम लोग का अभी लिखते हैं तो कैसे गोलात्मक लिखते हैं हम लोग, गोल गोल। पहले एक किलाक्षर लिपि भी था, तो वहाँ पे चित्रात्मक लिपि था, चित्रात्मक लिपि। और देखिए यहाँ पे आज तक कोई भी इतिहासकार इस लिपि को नहीं पढ़ पाया। वो ऐसा लिपि है जो आज तक कोई इतिहासकार उस लिपि को पढ़ नहीं पाया। यह लिपि की खास बात यह थी कि पहले लाइन दाएं से बाएं की ओर, पहले देखिए पहले लाइन हम लोग का कहाँ था, दाएं से बाएं, इस ओर से इस ओर पहले लाइन दाएं से बाएं और बाकी लाइन से दाएं की ओर से लिखी जाती थी। एक लाइन पहले इधर से इधर लिखी जाती थी, उसके बाद इधर से हम लोग जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे ही लिखा जाता था। तो चलिए प्रश्न 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न में 3 में दिया है कि वेद कितने हैं, उसके नाम लिखें। सबसे पहले देखिए इस तरह का प्रश्न दिया होता रहता है तो क्या करते हैं बच्चे, वेद 4 लिख देते हैं और इस तरह नंबर भी कट सकता है, लेकिन हम लोग लिखेंगे लिखने का तरीका से। तो तरीका क्या है, सबसे पहले पूछा है जो वेद कितने हैं उसके नाम लिखें। तो लिखे हम लोग आंसर में, वेदों की संख्या 4 है, इसके नाम निम्नलिखित है। तो सबसे पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो इस तरह का लिखने से नंबर भी नहीं कटेगा और अच्छा नंबर मिलेगा, फुल पे फुल नंबर मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख कहाँ प्राप्त हुए थे?
किन्हीं 4 स्थानों का नाम लिखिए। सबसे पहले अशोक का अभिलेख पूछा गया है, तो अशोक के अभिलेख के बारे में लिखेंगे। अशोक के अभिलेख निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जो कि निम्न है। अशोक का अभिलेख तो बहुत जगह से प्राप्त हुए, तो 4 स्थानों का नाम लिखने बोला है, तो 4 स्थानों का। धौली, यह कहाँ है? यह उड़ीसा के पुरी जिला में है। हमारे जो भारत देश के उड़ीसा में ही है, जो पुरी जिला, उड़ीसा राज्य के पुरी जिला में है। और दूसरा है शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी यह कहाँ है? यह पाकिस्तान में पेशावर में है। ये पाकिस्तान, जो पाकिस्तान देश है वहाँ पेशावर में है। तो चलिए 3 को देखते हैं। तीसरा है मानसेहरा। यह मानसेहरा कहाँ है? यह भी पाकिस्तान में है। यह पाकिस्तान के हाजरा ज़िले में स्थित है। पाकिस्तान देश में जो हाजरा ज़िले हैं वहाँ पे स्थित है। और जो चौथा है कालसी, यह कहाँ है? वर्तमान में तो उत्तराखंड, अभी देहरादून में है। वर्तमान में उत्तराखंड देहरादून में है। तो अगला प्रश्न है हम लोग का 16 महाजनपदों में से किन्हीं 4 महाजनपदों का नाम लिखें। तो इतने में दिया है हम लोग का, तो इसमें अभी देखेंगे हम लोग को नंबर कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए 16 महाजनपद बोला है, तो 16 महाजनपदों को देखिए। 16 महाजनपदों में से किन्हीं 4 महाजनपदों का नाम निम्नलिखित है। तो सबसे पहले देखिए कंबोज, गांधार, ऊष्मक, मगध। अब देखिए यहाँ पे चारों तो लिख दिए, लेकिन हम लोग यहाँ लिखे इनमें मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इससे जो एग्जामिनर होगा वो चेक करेगा तो सोचेगा हाँ बच्चा कुछ जानकारी है, तो ये लिखने से नंबर फुल पे फुल मिलता है। तो चलिए हम लोग का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है फरहान कौन था, वह किस शासक के काल में भारत आया था। सबसे आसान क्वेश्चन है। फरहान कुमार जी के शिष्य थे। फरहान कौन, किसके शिष्य थे? कुमार जी, जो उसके चेला थे। कुमार जी का चेला कौन था? फरहान। यह 5वीं ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में भारत आए थे। तो सबसे पहले देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उस समय के काल में यह फरहान भारत आए थे और 5वीं ईसा पूर्व का बात कर रहा है। और ये किसके चेला थे? कुमार जी शिष्य के चेले थे। तो दोस्तों आज का वीडियो में यहीं तक। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए जो आपको वीडियो कैसा लगा। और कमेंट्स में पूछ सकते हैं जो आपको क्या चाहिए। तो अगला प्रश्न जो होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।